नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट 4 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। सही उत्तर है साइट्रिक एसिड। याद रखेंगे, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और नींबू के अलावा जितने भी जो खट्टे फल हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चींटियां हैं, मधुमक्खी है, इसके अलावा जो है बिच्छू है, तो इन सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि घास में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। और घास के अलावा जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, अगर पूछे कि पत्तियों में कौन सा एसिड पाया जाता है तभी भी आपका जो आंसर है वो यही होगा, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फिटकरी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो फिटकरी में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा कसीस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हरा कसीस में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जब दूध जो है खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जब तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से बढ़ता है तो वो तूफान का सूचक होता है। और बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब वो तेजी से नीचे गिरता है तो वो तेज जो है वर्षा का सूचक होता है। और अगर जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो स्थिर रहे, ठीक है ना, तो फिर ये मौसम साफ का जो है वो प्रतीक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो पौधों की जड़ों का दाब है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि पौधों की जड़ों का जो दाब है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा की जो मात्रा है, ठीक है, उसको मापा जाता है रेन गेज के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेंगे तो उत्तर होगा मासिनराम। और अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, तो यानी कि यंत्र की बात हो रही है, तो वो यंत्र है सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप को मापा जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो फिर उसको मापा जाता है रिक्टर स्केल से। तो जो ये सिस्मोग्राफ यंत्र है इसी पर रिक्टर स्केल लगा होता है, जो कि भूकंप की तीव्रता को बताता है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो है वो किस देश में आते हैं, तो आपका आंसर होगा जापान। सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो जापान में आते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है ना, एक है बैरन और दूसरा है नरकोंडम। तो ये 2 ज्वालामुखी जो हैं ये भारत में पाए जाते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है। तो समुद्र की जो गहराई है इसको मापा जाता है फैदोमीटर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे फैदोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है वायु की गति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो वायु की जो गति है उसको मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायु की गति जो है उसको एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता है यानी कि ह्यूमिडिटी है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि जो है उसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुयान की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुयान की जो गति है इसको मापा जाता है टैकोमीटर के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुयान की ऊंचाई को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका उत्तर होगा अल्टीमीटर। याद रखेंगे, वायुयान की जो गति है उसको मापते हैं टैकोमीटर के द्वारा, जबकि वायुयान जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो इसको मापा जाता है अल्टीमीटर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक मील में जो है वो 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, एक मील बराबर कितना होता है? याद रखेंगे 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक नॉटिकल मील जो है उसमें 1.852 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, समुद्र की जो दूरी है, उसके अलावा जो वायुयान उड़ता है तो उनकी जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में ही मापी जाती है। तो याद रखेंगे एक नॉटिकल मील में जो है वो 1.852 किलोमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फैदम में कितने मीटर होते हैं? तो एक फैदम में 1.8 मीटर होते हैं। ठीक है, फैदम समुद्र में यूज़ किया जाता है, अभी आपने देखा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एक फैदम में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखेंगे 1.8 मीटर। और अगर ये पूछा जाए कि एक फैदम में कितने फिट होते हैं, तो आपको याद रखना है 6 फिट। ठीक है, एक फैदम में जो है वो 6 फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जो विश्व अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है ये स्थित है नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कटक, ओडिशा। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक, ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है ये स्थित है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जादूगोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। केंद्रीय जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है रुड़की। रुड़की जो है उत्तराखंड में है, तो याद रखेंगे केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है वो रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पणजी। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर बंगलुरु। राष्ट्रीय जो खगोल संस्थान है वो बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डायनमो। डायनमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कौन परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है विद्युत बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही उत्तर है ट्यूबलाइट। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट जो है वो परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही उत्तर है मोमबत्ती। मोमबत्ती के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न कि पीतल किस जो है धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है वो तांबा
एवं जस्ता का मिश्रण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो है वो तांबे एवं टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस जो स्टील है वो क्रोमियम एवं निकल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तनों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? सही उत्तर टेफ्लॉन। नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु का लेप किया जाता है? सही उत्तर जस्ता। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो है जस्ते का लेप किया जाता है और इसको जो है इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।